नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम वित्तीय विश्लेषण वाला जो अध्याय है जो हमने पहले पढ़ लिया है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, तो हम वन बाय वन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और इनको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा है कि वित्तीय विश्लेषण का तात्पर्य वित्तीय आंकड़ों के से है। देखिए वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य वित्तीय आंकड़ों को सरल करना भी होता है ताकि जो उनके उपयोगकर्ता है वो आसानी से समझ सके। उनका वर्गीकरण करना भी होता है ताकि हम उपयोगी आंकड़ों को अलग करके उनका विश्लेषण कर सके और उनका निर्वचन करना भी होता है। तो इसमें सरलीकरण, वर्गीकरण और निर्वचन, तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, एक व्यावसायिक संस्था में रोकड़ स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारणों की विश्लेषण विधि है। तो देखिए इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने वित्तीय विश्लेषण की कुछ तकनीकों के बारे में पढ़ा था। जिसमें पहली थी तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण, दूसरी थी समरूप वित्तीय विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, कोष प्रवाह विश्लेषण और सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण। तो उसमें से ये पूछ रहा है कि रोकड़ स्थिति में हुए परिवर्तनों की विश्लेषण विधि। तो रोकड़ प्रवाह विश्लेषण होता है वो रोकड़ में हुए सभी परिवर्तनों के बारे में बताती है। कि रोकड़ प्रवाह विश्लेषण में ये बताता है कि कितना तो कैश इनफ्लो हुआ, यानी कितनी कैश आया संस्था में, और कैश आउटफ्लो ये बताता है कितना कैश गया और कितना कैश अंत में पड़ा है। तो ये सभी जानकारी हमें रोकड़ प्रवाह विश्लेषण के माध्यम से होती है कि रोकड़ की स्थिति में परिवर्तन ज़्यादा गया है या ज़्यादा प्राप्त हुआ है, किस मद में गया है, किस मद में प्राप्त हुआ है। तो ये सभी जानकारी हमें रोकड़ प्रवाह विश्लेषण से प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न, वित्तीय विश्लेषण हेतु उपयोगी है। तो वित्तीय विश्लेषण की हमने तकनीकों की बात की, जिसमें क्षैतिज विश्लेषण तो तुलनात्मक विश्लेषण के लिए हम काम लेते हैं, अनुलंब विश्लेषण हम समरूप विश्लेषण के लिए काम लेते हैं, अनुपात विश्लेषण, तो ये सभी है, तो उपयुक्त सभी उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, वर्तमान में एक व्यावसायिक संस्था के वित्तीय विवरणों में शामिल होते हैं। हाँ, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। एक संस्था की वित्तीय विवरणों में देखिए तुलन पत्र या चिट्ठा सम्मिलित होता है, लाभ हानि विवरण शामिल होता है और रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल होता है। और जो इसके कुछ टिप्पणियाँ वगैरह या वर्किंग नोट्स होते हैं तो वो भी इसमें शामिल होते हैं जो आवश्यक हो। तो इसमें जो दिया गया है कि चिट्ठा बिल्कुल, लाभ हानि विवरण ये भी सम्मिलित होता है और रोकड़ प्रवाह विवरण ये भी सम्मिलित होता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उपयोगी है। तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण जो किसी संस्था में हित रखते हैं या संस्था में कोई पैसे विनियोजित करना चाहते हैं, कोई पैसे लगाना चाहते हैं या उस संस्था के लेनदार है, तो उन्हीं सभी के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उपयोगी होता है। जैसे कंपनी के लेनदार हो गए, प्रबंधक हो गए, अंशधारी हो गए, तो उपयुक्त सभी के लिए क्या होता है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि ये सभी अपने निर्णय है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के आधार पर लेते हैं। अगला है प्रवृत्ति विश्लेषण की तकनीक है। देखिए प्रवृत्ति विश्लेषण की तकनीक की हम बात करते हैं तो रोकड़ प्रवाह विश्लेषण ये तो खुद एक तकनीक है, समानाकार विश्लेषण ये भी खुद तकनीक है, एक लेखांकन अनुपात विश्लेषण। तो प्रवृत्ति विश्लेषण इसका आंसर होगा, प्रवृत्ति विश्लेषण की तकनीक है, एक तो होता है प्रवृत्ति अनुपात, एक होता है प्रवृत्ति प्रतिशत। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रवृत्ति अनुपात। अगला प्रश्न है सातवां, वो कहता है कि समानाकार चिट्ठे के प्रारूप में संबंधित योग को 100 में परिवर्तित किया जाता है। देखिए हमने समानाकार चिट्ठे और समानाकार लाभ हानि विवरण दोनों का अध्ययन कर लिया है। समानाकार चिट्ठे में हमने पढ़ा कि जो हमारी कुल संपत्तियां और कुल दायित्व है उनको 100 मानते हुए प्रत्येक मद को उससे प्रतिशत ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार समानाकार लाभ हानि विवरण में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, और उससे प्रत्येक मद जो लाभ हानि विवरण की होती है उसको क्या करते हैं, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसमें पूछा समानाकार चिट्ठे के प्रारूप में संबंधित योग को 100 में परिवर्तित किया जाता है। संपत्ति के योग को, पूंजी एवं दायित्व पक्ष के योग को, उपयुक्त दोनों को। तो संपत्ति पक्ष का योग भी होता है और पूंजी और दायित्व पक्ष का भी योग होता है, तो दोनों होगा। अगला है बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात करने का सूत्र होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी।
प्रारंभिक स्टॉक प्लस शुद्ध क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्टॉक। 9वां, शिव लिमिटेड के तुलनात्मक लाभ हानि विवरण में वर्ष 2020 व 2021 में प्रचालन से आगम क्रमशः 8 लाख व 9 लाख है, तो प्रचालन से आगम में अनुपातिक परिवर्तन का प्रतिशत होगा। देखिए, जो प्रचालन से आगम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, वो 8 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, 9 लाख। तो परिवर्तन कितना हो गया, 1 लाख बटा आधार वर्ष की राशि 8 लाख गुणा 100। 3 जीरो से 3 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से काटते हैं तो 25, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे तो 12.5। तो कितना आंसर आएगा, 12.5%। अगला 10वां, वित्तीय विश्लेषण की विशेषता है कि वित्तीय विवरणों में दी गई मदों को सरल रूप में प्रस्तुत करना, उचित एवं स्पष्ट वर्गों में विभाजित करना और तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना। तो उपयुक्त सभी वित्तीय विवरणों की विश्लेषण की विशेषता है। सरल रूप में प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह होता है कि जो भी उसके उपयोग करता है वो उसको आसानी से समझ सके। उचित एवं स्पष्ट वर्गों में विभाजित करना, ताकि जो उपयोग करता है, जो उसके महत्व की सूचना है वह उसका उपयोग कर सके। तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना, ताकि वो विभिन्न सूचनाओं में तुलना कर सके। तो ये सभी विशेषताएं वित्तीय विश्लेषण की है। किस विश्लेषण को गतिशील माना जाता है, तो मैंने आपको बताया कि जब हमने पढ़ा था कि तुलनात्मक विश्लेषण को गतिशील या क्षैतिज विश्लेषण भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा क्षैतिज विश्लेषण। क्षैतिज विश्लेषण गतिशील विश्लेषण किसके लिए, किसके दूसरे नाम है, तुलनात्मक विश्लेषण के नाम है। अगला है समरूप विश्लेषण को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो समरूप विश्लेषण को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। समरूप विश्लेषण को लंबवत विश्लेषण के नाम से जानते हैं, शीर्ष विश्लेषण के नाम से जानते हैं, संघटक प्रतिशत विवरण के नाम से जानते हैं, 100% विवरण के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए आंसर क्या क्या है। क्षैतिज विश्लेषण ये तुलनात्मक के लिए, अनुलंब या शीर्ष विश्लेषण, तो इसका उत्तर होगा अनुलंब या शीर्ष विश्लेषण। 13वां प्रश्न है कि कौन सा विश्लेषण केवल 1 वर्ष के आंकड़ों पर आधारित होता है। तो इसके ऑप्शन है रोकड़ प्रवाह विवरण, लाभांश विश्लेषण, शीर्ष विश्लेषण और क्षैतिज विश्लेषण। देखिए, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण है वो तो क्या बताता है कि रोकड़ के बारे में बताता है, रोकड़ कितनी आई कितनी गई। लाभांश विश्लेषण हो गया। शीर्ष विश्लेषण है वो समानाकार या समरूप विश्लेषण के लिए उपयोग होता है, जिसमें एक अवधि की जैसे हम समानाकार चिट्ठी की बात करते हैं, तो एक अवधि में जो भी वित्तीय समंक है उनको कुल संपत्ति और दायित्व के आधार पर हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसमें पूछा कि 1 वर्ष के आधार पर, 1 वर्ष के आंकड़ों पर आधारित, तो इसमें होगा शीर्ष विश्लेषण। क्षैतिज विश्लेषण तो तुलनात्मक विश्लेषण के काम होता है और इसमें 2 अवधियों के आंकड़ों की तुलना की जाती है। तो 1 वर्ष के जो आंकड़े होते हैं वो शीर्ष विश्लेषण में तुलना, उनके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, विश्लेषण किया जाता है। 14वां, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य। देखिए, विश्लेषण के जो मुख्य उद्देश्य, पहला वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी प्राप्त करना, बिल्कुल। अन्य फर्मों से तुलनात्मक अध्ययन करना, ये भी है। और प्रबंध की कुशलता का ज्ञान प्राप्त करना और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 15वां, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की मुख्य सीमा है। देखो, सीमा का मतलब उसमें कोई कमी या दोष है वो। झूठे दिखावों से प्रभावित, भावी अनुमानों में कठिनाई, मूल्य स्तर में परिवर्तन प्रकट न करना, उपरोक्त सभी। तो इसके होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है वो कहता है कि निम्न में से वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की कौन सी सीमा नहीं है। पहला, व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित, बिल्कुल ये एक दोष है, इसमें सीमा है इसकी। वित्तीय शुद्धता की जानकारी देना, ये इसकी सीमा नहीं है, ये तो इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है ना। तो इसका उत्तर होगा ब, वित्तीय शुद्धता की जानकारी देना। 17वां, वित्तीय विश्लेषण की कमी है कि ये लाभप्रदता को मापते हैं, शोधन क्षमता को मापते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, गुणात्मक विश्लेषण नहीं करते। बिल्कुल गुणात्मक विश्लेषण नहीं करते, ये सिर्फ मात्रात्मक या संख्यात्मक विश्लेषण ही करते हैं, गुणात्मक पक्ष की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये भी इनकी एक कमी और दोष है कि ये गुणात्मक विश्लेषण नहीं करते। अगला है वित्तीय विश्लेषण में हित रखने वाले पक्षकार है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि वित्तीय विश्लेषण में हित रखने वाले पक्षकार विनियोजक हो सकते हैं, सरकार हो सकती है, वित्तीय संस्थाएं हो सकती है, श्रम संगठन हो सकते हैं। तो ये सभी अंशधारक हो सकते हैं, ये सभी वित्तीय विश्लेषण में हित रखने वाले पक्षकार हो सकते हैं। तो उपरोक्त सभी ऊपर आंसर होगा इसका। 19वां, वित्तीय विश्लेषण के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाले उपकरण है। वित्तीय विश्लेषण के लिए अधिकांशतः उपयोग किए जाने वाले उपकरण है। तो देखिए, जो तकनीक है वो हमें ध्यान रखना है। तुलनात्मक विवरण बिल्कुल है,
सामान्य आकार के विवरण बिल्कुल है, अनुपात विश्लेषण बिल्कुल है, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 20, निम्न में से कौन सी मध्य वित्तीय विश्लेषण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण नहीं है, यानी वित्तीय विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हमें जो हमारी तकनीकें हैं उनको ध्यान में रखना कि कौन कौन सी तकनीक, उसके अलावा कोई भी नाम आता है तो वो उपयुक्त उपकरण नहीं है। तुलनात्मक विवरण सही है, अनुपात विश्लेषण बिल्कुल है, समान आकार के विवरण ये भी एक उपकरण है, लेकिन लाभांश वितरण का विवरण ये एक वित्तीय विश्लेषण का उपकरण या तकनीक नहीं, तो आंसर होगा डी, लाभांश वितरण का विवरण। 21वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से तुलनात्मक विवरण का कौन सा उद्देश्य है, आंकड़ों को सरल और समझने योग्य बनाना, प्रवृत्ति की सूचना देना, पूर्वानुमान में सहायक, उपरोक्त सभी। 22वां, तुलनात्मक तुलन पत्र। देखिए तुलनात्मक तुलन पत्र यानी कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट के बारे में ये कह रहा है, तो इसके ऑप्शन देखिए, किसी फर्म की क्रियाओं का संक्षिप्त रूप प्रदर्शित करना, ये नहीं होगा। किसी फर्म की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करना, बिल्कुल ये होगा। और तुलन पत्र की विभिन्न मदों में परिवर्तन को प्रदर्शित करना, तो इसका आंसर होगा सी। तुलन पत्र की विभिन्न मदों में परिवर्तन यानी जो कमी या वृद्धि होती है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, यानी निरपेक्ष भी हो सकती है और सापेक्ष भी हो सकती है, के बारे में बताना होता है तुलनात्मक तुलन पत्र का उद्देश्य। अगला, तुलनात्मक लाभ हानि विवरण प्रदर्शित करता है प्रचालन से आगम में वृद्धि या कमी की गति, प्रचालन से आगम के लागत में वृद्धि या कमी की गति, शुद्ध लाभ में वृद्धि या कमी की गति, उपरोक्त सभी। यानी तुलनात्मक लाभ हानि विवरण है वो लाभ हानि विवरण के आने वाले प्रत्येक मद में होने वाली कमी या वृद्धि के बारे में बताता है, उनकी प्रतिशत के बारे में बताता है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितनी प्रतिशत की कमी हुई। क्वेश्चन नंबर 24, एक कंपनी की स्थायी संपत्ति 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गई, इसमें कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ, तो 3 लाख से बढ़कर कितना हो गया 4 लाख, तो कितना बढ़ा 1 लाख, बटा आधार वर्ष की राशि 3 लाख गुणा 100, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 का भाग 100 में देंगे 33.3%, आंसर होगा बी। ठीक है। 25वां, एक कंपनी के चालू दायित्व 4 लाख से घटकर 3 लाख रुपए हो गए, इनमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए जब कमी होती है तो राशि को हम किस में दिखाते हैं, ब्रैकेट में, तो 4 लाख से घटकर 3 लाख हो गया तो 1 लाख की कमी, ठीक है, बट्टा आधार वर्ष की राशि 4 लाख गुणा 100, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 का भाग 100 में देंगे तो 25% की कमी दिखाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 26, एक कंपनी की कार्यशील पूंजी वर्ष 2010 में 10 लाख रुपए ऋणात्मक शेष थी, जो वर्ष 2021 में 15 लाख धनात्मक शेष हो जाती है, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए 2020 में तो थे -10 लाख और 2021 में हो गए प्लस के 15 लाख, तो 10 लाख तो ये और 15 लाख ये, तो कुल कितनी वृद्धि हुई, 25 लाख की वृद्धि हुई। कितनी, 25 लाख की वृद्धि हुई, बटा आधार वर्ष में कितनी राशि है 10 लाख गुणा 100, 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यह कट गया, 25 को 10 से गुणा करेंगे, 250%, कितना 250% का परिवर्तन हुआ, 250% की वृद्धि हुई इस प्रश्न में। अगला प्रश्न 27वां, प्रचालन से आगम 4 लाख रुपए, प्रचालन से आगम की लागत विक्रय का 60% है, 60%, संचालन व्यय 30,000 तथा आयकर की दर 30%, तो कर के बाद लाभ की स्थिति, लाभ की राशि कितनी होगी। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 4 लाख, और ये कहता है कि प्रचालन से आगम की लागत विक्रय का 60% यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 6 चौक 24, 2,40,000, तो क्या बचेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा, और संचालन व्यय कितना है 30,000, तो ये भी हम घटा देते हैं, तो ये जो निकलेगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, तो 2,40,000 प्लस 30,000 ये भी घटेगा और ये भी घटेगा, तो 2 लाख कितने हो गए 70,000, और 2,70,000 घटेगा तो 1,30,000 रुपये बच गए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना बच गया 1,30,000, और इसका 30% क्या होगा टैक्स होगा, तो लेस 13 × 40,
तो कितना बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 91,000 रुपये बचेगा। कितना बचेगा? 91,000 रुपये। तो ऑप्शन में देखो ये रहा 91,000। उत्तर क्या होगा? बी। ऋणों पर ब्याज प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय, संचालन व्यय, उपरोक्त में से कौन नहीं? तो ऋणों पर ब्याज अप्रत्यक्ष व्यय है। 30वां प्रश्न, प्रचालन से आगम में से प्रचालन से आगम के लागत घटाकर ज्ञात की जाने वाली राशि होती है सकल लाभ। क्या होगा? यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटा देते हैं तो क्या बचता है? सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। 30वां प्रश्न, तुलनात्मक वित्तीय विवरण किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता? देखिए प्रश्न को समझना जरूरी है। पूर्ति नहीं करता। पहला, संपत्ति और दायित्व में परिवर्तन की मात्रा सूचित करना, बिल्कुल करता है इसका। लाभ हानि विवरण के मदों में परिवर्तन की मात्रा सूचित करना, यह भी करता है। व्यवसायिक गतिविधियों का संपत्ति और दायित्व पर प्रभाव दिखाना और संपत्ति और दायित्व में परिवर्तन की दिशा दिखाना, तो इसका आंसर होगा सी। व्यवसायिक गतिविधियों का संपत्ति और दायित्व पर प्रभाव दिखाना, यह नहीं करता तुलनात्मक वित्तीय विवरण। परिवर्तन बताता है, तुलनात्मक वित्तीय विवरण बताता है। तो अगर तुलनात्मक चिट्ठे की बात करते हैं तो संपत्ति और दायित्व में परिवर्तन को बताएगा, और लाभ हानि विवरण की बात करते हैं तो लाभ हानि विवरण की विभिन्न मदों जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, टैक्स या प्रॉफिट, इन सभी मदों में होने वाले परिवर्तन को बताता है। 31वां प्रश्न, प्रचालन से आगम में से सकल लाभ घटाने पर बची हुई राशि होती है। यानी ये कहता है कि प्रचालन आगम यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट घटाना है तो क्या बचता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बचती है। क्या बचती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसको कहते हैं बेचे गए माल की लागत। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या घटाना है? ग्रॉस प्रॉफिट। या ऐसे कह सकते हैं सेल्स में से क्या घटाना है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स में से जब ग्रॉस प्रॉफिट घटता है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बचती है या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बचता है, तो बेचे गए माल की लागत बचेगी। 32वां प्रश्न, क्षैतिज विश्लेषण के लिए किस तकनीक या उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया कि क्षैतिज विश्लेषण है वो तुलनात्मक होता है, और जो लंबवत विश्लेषण, शीर्ष विश्लेषण होता है वो समानाकार होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा तुलनात्मक विवरण। अगला, समानाकार आय विवरण में विभिन्न मदों को के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए समानाकार जब चिट्ठा बनाते हैं तो उसमें कुल संपत्ति और कुल दायित्व से हम सभी मदों का प्रतिशत ज्ञात करते हैं, और समानाकार आय विवरण यानी जो कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें प्रचालन से आय, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से सभी मदों की क्या निकाली जाती है? प्रतिशत निकाली जाती है। तो इसमें आंसर होगा ए, प्रचालन से आय। अगला जो प्रश्न है 34वां, वो कहता है कि तुलनात्मक चिट्ठे की प्रत्येक मद में होने वाले परिवर्तन को बताता है। तो तुलनात्मक चिट्ठे के मद में होने वाले जो कमी है उसको भी बताता है, जो वृद्धि है उसको भी बताता है। तो इसमें उत्तर होगा निरपेक्ष और सापेक्ष परिवर्तनों को बताता है। यानी तुलनात्मक चिट्ठे के प्रत्येक मद में होने वाले निरपेक्ष और सापेक्ष परिवर्तनों को बताता है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 35वां, समानाकार चिट्ठे में कुल समता व दायित्वों को किसके समान माना जाता है? तो हमने पढ़ा है कि समानाकार चिट्ठे के अंतर्गत कुल संपत्तियों और कुल संपत्ति और दायित्वों को क्या माना जाता है? 100 माना जाता है। और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या माना जाता है? 100 माना जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 100। क्या होगा? 100। तो इस प्रकार हमने जो वित्तीय विश्लेषण के जो चैप्टर है उसके विभिन्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो हमने आज करके देखे हैं, और सभी प्रश्नों को समझने की कोशिश की है कि उनका आंसर किस प्रकार से होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।